I'm going to start our series. So आज हम लोग RTI एक्ट के बारे में पढ़ाई शुरू करेंगे और मैंने काफ़ी क्वेश्चंस ढूंढ के और कंपाइल किया है इसको। ये भी पार्ट है जो हमारा एम्स CR एग्ज़ामिनेशन में जो सिलेबस दिया गया है उसका पार्ट ये भी RTI भी है। तो आप लोग मतलब इसको देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना RTI एक्ट। ये पार्ट है एग्ज़ामिनेशन का। सो इसको सीरियसली लेकर और इसमें से 4-5 क्वेश्चन आने पक्के हैं, तो आप इसको देखिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। RTI का मैंने सारा कंपाइलेशन इसमें किया हुआ है, तो आप देखिए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTI। तो ये है राइट टू इंफॉर्मेशन। सेकंड, RTI एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन। तो ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। डेट्स हमेशा याद रखिएगा क्योंकि डेट के ऊपर एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देता है। आई गेस कई एग्ज़ामिनेशन में ये पूछा भी है, तो डेट को लेके आप लोग श्योर रहिएगा। बाकी 3 क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ RTI डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये आर्टिकल 1 ही है। राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये। तो राइट टू मतलब नो, राइट टू फ्रीडम ऑफ नोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि मैं फर्दर वीडियोस में दूंगा आपको, क्योंकि एक्सेप्शंस भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 4, RTI एक्ट 2005 एक्सटेंडेड टू। तो ये होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले जो था, जो जो पहले जम्मू कश्मीर था वो 2019 के पहले उसकी अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो इसलिए जब ये एक्ट बना था तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर अलग था। अब जो नया एक्ट आता है उसमें होल ऑफ द इंडिया ही लिखा रहता है। फिर हु कैन फाइल एन RTI एप्लीकेशन। तो एनी सिटीज़न, एनी इंडियन सिटीज़न कैन फाइल RTI। उसके बाद से फाइलिंग एंड प्रोसेस ऑफ RTI। तो द टाइम लिमिट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट इज़, तो नॉर्मली 30 डेज़ होता है। एक्सटेंडेड होता है 15 डेज़ के लिए, लेकिन नॉर्मली 30 डेज़ ही होता है। उसके बाद से फिर 7th क्वेश्चन है, इफ़ द इंफॉर्मेशन शॉक कंसर्न द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इट शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स। मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट मतलब ऐसे इमरजेंसी का वो रहता है तो 48 आवर्स के अंदर इनको रिपोर्ट देनी होती है। सो उसके बाद से फिर पूछा है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी फॉर फाइलिंग RTI रिक्वेस्ट एट द सेंट्रल लेवल। तो ये 10 रुपीज़ है। तो उसमें फिर इसमें 9th क्वेश्चन है, टू होम शुड एन RTI एप्लीकेशन बी सबमिटेड इन अ पब्लिक अथॉरिटी। तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, उनको देना होता है। इफ़ एन RTI एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड द PIO मस्ट प्रोवाइड रीजंस फॉर द रिजेक्शन विद इन। तो ये 30 डेज़ के अंदर होना होता है। वैसे ये जो रिजेक्शन होता है मोस्टली किसी आप पर्सनल, जैसे आप पर्सनल किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते हो। जैसे कोई अपने घर में क्या खा रहा है या अपने घर में कहाँ से उसके पास पैसे आ रहे हैं, या सिक्योरिटी रीजंस जो कंट्री की होती हैं उस पे आपने, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री इससे एग्जेम्प्टेड है और डिफेंस के बारे में आप नहीं पूछ सकते हो सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो एग्जाम्पशंस अंडर RTI वही। अब इसके आगे क्या क्या एग्जेम्प्टेड है उस वो है क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द RTI एक्ट डील्स विद द एग्जाम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सेक्शन 8 में आता है। सेक्शन ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये सेक्शन 8 में आता है। उसके बाद से है 12th, इंफॉर्मेशन दैट वुड अफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये एग्जेम्प्टेड है। मैं आपको अभी ऊपर यही बता रहा था कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए जहाँ पे इंडिया की बात आएगी वहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहता है RTI से। पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट हैज़ नो रिलेशन टू पब्लिक एक्टिविटी इज़ एग्जेम्प्टेड अंडर।
तो ये भी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि पर्सनल कैपेसिटी के बारे में आप पता नहीं कर सकते हो। तो ये 8(1)(J) में आएगा, जो पब्लिक एक्टिविटी एग्जेम्प्टेड है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर RTI। तो मैटर अफेक्टिंग पब्लिक सेफ्टी, तो ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। इंफॉर्मेशन ऑन करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज एग्जेम्प्ट ओनली इफ, तो ये इफ इट परटेन्स टू द इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, रॉ हो गई, डिफेंस हो गई, इसमें तो इसमें ही होते हैं। अथॉरिटी अंडर RTI, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द विच सेक्शन, तो ये सेक्शन 12 होता है। इसके बाद है द टेन्योर ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज, तो ये अब अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज जो होता है वो होता है। द फर्स्ट अपील अंडर RTI शुड बी मेड टू, तो अपीलेट अथॉरिटी होती है ये। उसके बाद से पेनल्टी फॉर डिले इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI इज 250 पर डे। ये जितने नंबर्स हैं वो ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि नंबर्स से ज़्यादा क्वेश्चन बनती है, क्योंकि ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। नॉर्मली थ्योरी जो होती है वो याद हो जाती है, लेकिन जो नंबर्स होते हैं उनके साथ ही एग्ज़ाम में गैम्बलिंग की जाती है। द मैक्सिमम पेनल्टी अंडर RTI एक्ट इज़ तो 25,000। मैं आपको नंबर्स के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पक्का कंफ्यूज करेंगे आपको एग्जामिनेशन में। उसके बाद अपील्स एंड पेनल्टी, द सेकंड अपील अंडर RTI इज मेड टू सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द फर्स्ट अपील अंडर RTI इज 30 days। इसके बाद है द इंफॉर्मेशन कमीशन मस्ट डिसाइड अ सेकंड अपील विद इन, तो ये नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड होगा। हु हैज़ द पावर टू इम्पोज अ पेनल्टी ऑन अ PIO अंडर RTI एक्ट, तो ये सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कर सकता है। अ पेनल्टी अंडर द RTI एक्ट कैन बी इम्पोज फॉर, तो वो और ये ऑल ऑफ द अबव के लिए होगा। फेलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम लिमिट, टाइम लिमिट जो है मॉलिसीज डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने कुछ पूछा है और उसका आधा सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दिया, कि जैसे आपने पूछा है कि जैसे मेरे हमारे म्यूनसिपॉलिटी में कितने पैसे आए थे और कहाँ कहाँ लगे, तो इन्होंने बस ये दे दिया कि कितने पैसे आए हैं और कहाँ कहाँ लगा था ये नहीं दिया है, तो ये इनको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद से पब्लिक अथॉरिटीज, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द RTI एक्ट इन अ पब्लिक अथॉरिटी, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO जो होता है वो वही अथॉरिटी होती है। What does the term public authority include under the RTI Act? तो any institution established by law or financed by Government of India। ये एक्चुअली में आर्टिकल 12 इसके बारे में है। आर्टिकल 12 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे स्टेट के बारे में, जैसे कौन स्टेट हो सकता है, तो स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन आप निकलवा सकते हैं। जैसे कोई भी बॉडी हो गई जिसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अंडर में चलती है, या जिसको फाइनेंस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कोई NGO है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कर रही है, या महारत्न कंपनीज़ हो गई, नवरत्न कंपनीज़ हो गई, ये सारी के सारी जो हैं वो मतलब स्टेट में आती हैं। उसके बाद से RTI एक्ट मैंडेट्स दैट पब्लिक अथॉरिटी मस्ट अपडेट देयर इंफॉर्मेशन एनुअली, तो आपको देना पड़ता है ये। आप भी जब जॉब में जाओगे तो आपको भी अपना धीरे धीरे विद द टाइम आपके ऑफिस में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको ये बताना पड़ता है। 29 क्वेश्चन, अंडर द एक्ट पब्लिक अथॉरिटीज़ मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन, तो एनी फॉर्मेट एज रिक्वेस्टेड बाय द अप्लीकेंट, तो एनी मतलब है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन एक्सेप्शंस भी आपको ऊपर जो मैंने याद कराया है वो ज़रूर याद रखिएगा। द RTI एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जैसे जो भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, डिफेंस होता है, रॉ होता है, IB होता है, इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होती हैं। उसके बाद से मिसलेनियस प्रोविज़न है, तो सेक्शन 4 ऑफ द RTI एक्ट मैंडेट्स, तो
ये है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। द क्वेश्चन 32 है, द RTI एक्ट एम्पावर्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक रूल्स। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लोग बना सकते हैं। द फी फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट is waived off for waived for तो अप्लीकेंट बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये भी आपके लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक्चुअली में आप जब वुमेन देखोगे और सीनियर सिटीजन देखोगे तो आपको ये लगेगा कि माइट भी हो सकता है ये सबके लिए ऑफ हो, लेकिन ऑल ऑफ द अबव भी ये हो सकता है दे दें। लेकिन आपको एकदम ये याद रखना है कि अप्लीकेंट बिलो द पॉवर्टी लाइन ही होगा, क्योंकि जिनके पास मॉनेटरी पावर नहीं होती है उनके लिए ही ये वो छोड़ा जाता है। और सबके लिए वुमेन, क्योंकि वुमेन भी एम्पावर्ड हो सकती है, सीनियर सिटीजन भी एम्पावर्ड हो सकते हैं, तो उनके लिए ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। विच सेक्शन ऑफ द RTI एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सर्वरेबिलिटी ऑफ एग्जेम्प्ट एंड नॉन एग्जेम्प्ट इंफॉर्मेशन। तो ये सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 में ये होता है। So information under RTI can be denied on the grounds of national security under, ये मैंने आपको ऊपर ही अभी जैसे इन्फॉर्मेशन दी थी, नेशनल सिक्योरिटी हो गई इस पर। तो ये सेक्शन 1A होगा। और कुछ केसेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि वो केसेस भी देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एवोल्यूशन बढ़ रहा है क्वेश्चन के लेवल का। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन केस रिलेटेड भी दे रहा हूँ। तो द लैंडमार्क केस इंटरप्रेटिंग RTI एज अ फंडामेंटल राइट्स आर, तो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इसका, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। Which case held that the right to information is part of the right to freedom of speech। तो अभी जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि आर्टिकल 19(1)(a) में आता है, तो ये दिया था राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद से फिर 38 RTI एक्ट 2005 रिप्लेस्ड विच प्रीवियस एक्ट। तो ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को, ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है। विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एम्फसाइज द ड्यूटी ऑफ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। तो ये है अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये ज़रूर, ये कुछ जजमेंट है, ये आपको पक्का याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 4 ऑफ RTI एक्ट। तो इसका होगा फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट विद द इंफॉर्मेशन कमीशंस। एडवांस प्रोविजन, द टर्म रिकॉर्ड अंडर द RTI इंक्लूड्स एनी मटेरियल कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन के अंडर में कंटेनिंग जो होगा वो सारे। द टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एन RTI अपील बाय फर्स्ट अपील अथॉरिटी इज़, तो ये 45 डेज़ है, तो 45 डेज़ के अंदर अपील आपको करना है। द RTI एक्ट डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट बॉडीज अनलेस दे आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको ऊपर अभी पूछा था कि बताया था कि जो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो फंडेड होंगे, जैसे म्यूनसिपाल्टीज़ हो गई, महारत्न कंपनीज हो गई, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी बॉडीज़ हो गई जो गवर्नमेंट फंडेड हो, वही सिर्फ इंफॉर्मेशन आप उसी से निकाल सकते हो। उसके बाद से फिर हु अपॉइंट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो द कमिटी इंक्लूडिंग PM, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन मिनिस्टर। विच बॉडी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTI एट द स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल पे आपको ये याद रखना है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। अब कुछ एडवांस क्वेश्चन है प्रैक्टिकल सिनेरियोज के। मैंने ये इसका इतना अच्छे से कंपैरिजन किया हुआ है कि आप लोग जब भी जो भी पढ़ोगे वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप कुछ भी आराम से पढ़ते हो और उसके बाद से क्रक्स जो निकल के आएगा, आपको और बुक शायद खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ। और अगर आप लोग बोलोगे तो ऐसे मैं टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप ये देख के खुद ही आप समझो कि आप देखना कि कितने अच्छे अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, कि आप लोग को कहीं से कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट मैंडेट्स पब्लिक अथॉरिटी टू पब्लिश इंफॉर्मेशन शो मोटो प्रोएक्टिवली। तो ये सेक्शन 4(1) का भी है।
In case the PIO transfer an RTI application to another public authority, the time limit for transfer is, तो ये 5 days होता है. ये डेज जरूर याद रखिएगा कि डेज सबसे कंफ्यूजिंग होगा. The RTI Act allows the disclosure of third party information only if, तो दोनों इसका होगा द थर्ड पार्टी कंसेंट्स टू इट. मतलब मैंने मतलब मेरे बारे में अगर कोई पता करना चाह रहा है तो मुझे कंसेंट देना ज़रूरी है. और मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत पुरानी 10 साल, मतलब 10 साल एटलीस्ट मतलब इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें कोई मैंडेट नहीं है, 10 साल का कोई टाइमिंग नहीं है. द पब्लिक एंड ट्रस्ट, मतलब अगर जैसे मान लीजिए मेरे वजह से किसी को हार्म हो रहा है तो फिर ये एप्लीकेबल है. तो ये और सही दोनों एप्लीकेबल है. द एनुअल रिपोर्ट ऑन RTI implementation submitted to parliament or state legislature by center and state information commissions. तो वो तो आप ये चीज़ इजी है, ये तो आपको याद हो जाएगा. इफ हैपन्स what happens if a PIO fails to accept an RTI application? So it is considered a violation and penalties may be imposed to. वो अपने मन से रोक नहीं सकते हैं ये. हम तो ये अपने मन से ये रोक नहीं सकते हैं. जैसे ये नहीं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी है या इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, तो ऐसे नहीं होता है. और उसके बाद से फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज़ नॉट बाउंड बाय द RTI एक्ट. तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि NSG हो गई, जैसे जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हो गए या IB हो गया, इन सब में ये अप्लीकेबल नहीं है. तो ये था हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ RTI एप्लीकेशन एंड देयर डिस्पोजल. तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं. RTI डज नॉट अलाउ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि इंटरनल डिपार्टमेंट का डिस्कशन भी नहीं है. मतलब आप वो कर सकते हैं, जैसे आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, तो वो नहीं पूछा सकता है. इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ RTI प्रोविजन एंड एग्रीगेट पार्टी पर्सन में डायरेक्ट अप्रोच. तो ये होगा द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों में जा सकता है. द RTI एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स बाय पब्लिक अथॉरिटी. सो ये इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है. तो आपके लिए थोड़ा और एडिशनल क्वेश्चंस मैंने और ढूंढे. तो प्रोसीजर एंड इंटरप्रेटेटिव एक्सपेक्ट. Which section of the RTI Act allows a citizen to seek information in local language? ये ज़रूर याद रखिएगा, ये लोकल लैंग्वेज वाला मैंने 2-3 एक मध्य प्रदेश के किसी एग्जामिनेशन में देखा था. तो ये सब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. तो सेक्शन 7/9 में था. अंडर द RTI एक्ट अ थर्ड पार्टी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन. तो थर्ड पार्टी 2N में बताया. In case a public authority fails to appoint a PIO, who can the applicant approach to file an RTI? Any officer in the concerned public authority, कोई भी वो कर सकते हैं. Information related to fiduciary relationship is exempted under which provision of the RTI Act? तो 1E है fiduciary, मतलब जैसे एक लॉयर और एक क्लाइंट का जो रिलेशन होता है, या एक डॉक्टर या एक जो डॉक्टर और जो पेशेंट का रिलेशन होता है, वो इसको फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं. तो उसके बाद से फिर तो ये एग्जेम्प्टेड होता है. इफ़ इंफॉर्मेशन इज डिनाइड अंडर RTI एक्ट, व्हाट मस्ट बी द PIO प्रोवाइड टू द अप्लीकेंट. तो रिटर्न रीज़न फॉर डिनाइल विद द अपील डिटेल्स. जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि डिफेंस रिलेटेड कोई वो हो गया, या IB का हो गया, या डिपार्टमेंटल वाले जो होते हैं वो आपको लिखित देंगे कि मैं क्यों आपका इंफॉर्मेशन नहीं आपको दे पा रहा हूँ. तो वो ये रीज़न होते हैं. exempted and limitation. द RTI एक्ट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में होता है, तो उसका नहीं हो सकता है. अल्टीमेटली ये इंडियन आर्मी है, लेकिन डिफेंस के बहुत मामले में, जैसे जो कुछ
जैसे प्रोसीजर हो गया कि उनको लेना होता है कितने का वो अंदर उनके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, या आप कास्ट के बारे में नहीं पता कर सकते हैं, या वो क्या खरीद रहे हैं, जैसे एम्यूनेशन में क्या खरीद रहे हैं वो सब नहीं आपको बताएंगे। तो ये चीज़ है। विच प्रोविजन अलाउ पार्शियल डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड कंटेनिंग एग्जेम्प्टेड एंड नॉन एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन, ये जो ऊपर मैं आपको भी बता रहा था आर्मी के बारे में, तो ये वही है, सेक्शन 10 है। वॉट इज़ द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स टू द इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर आरटीआई, तो कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। वॉट इज़ द रोल ऑफ द असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो ये है टू असिस्ट द पीआईओ इन ट्रांसफरिंग application to the correct authority. What is the prescribed mode of payment for RTI fees? तो ये ऑल ऑफ द अबव है। पोस्टल ऑर्डर से भी आप कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से भी और कैश से भी। प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल एस्पेक्ट, तो ये देखिए मैंने आपके लिए पूरा कंपाइलेशन कर दिया है। अभी मैं और भी आपको करूँगा, लेकिन और अच्छे क्वेश्चंस जैसे टेस्ट सीरीज़ में डाल के मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग अगर आप बोलोगे तो ही फिर मैं ये इतनी मैं उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो मैं वो तभी करूँगा जब आप लोग बोलोगे मुझसे, तो मैं कर दूँगा आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग जब बताओगे तभी कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताना कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। Under the RTI Act, the Public Information Officer PIO is required to assist an applicant who is illiterate or disabled, मतलब disabled मतलब those who are specially abled, और illiterate तो आप जानते ही हो कि अगर नहीं कोई पढ़ा लिखा है तो उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। हमें और आपको भी करनी चाहिए सबको, जहाँ जहाँ देख सकते हैं। हमें अपना टेम्परमेंट नहीं खोना चाहिए, क्योंकि वो लोग समझने में उनको टाइम लगता है। तो आप हमें और हमारा और आपका यही दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों की हम जहाँ तक हेल्प कर सकते हैं तो करें। एक्चुअली में हमको सबकी ही हेल्प करनी चाहिए, लेकिन इन लोग की थोड़ी ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। व्हाट हैपन्स इफ़ द इंफॉर्मेशन सॉक्ड अंडर आरटीआई रिलेट्स टू मल्टीपल पब्लिक अथॉरिटीज़, तो उसमें होगा द पीआईओ मस्ट ट्रांसफ़र इट टू ऑल कंसर्न्ड अथॉरिटी विद इन 5 days। तो 5 दिन के अंदर ये सबको भेजना रहता है, वो उनका काम होता है। तो वो 5 दिन के अंदर वो उनको ट्रांसफ़र करना रहता है। फिर है विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट्स प्रोवाइड फॉर डिस्क्लोजर इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इवन व्हेन एग्जेम्पशंस अप्लाइड, तो जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ जैसे पर्सनल आपके बारे में नहीं कोई निकाल सकता है या खोल सकता है आपके इन्फॉर्मेशन को। तो लेकिन अगर कोई लार्जर पिक्चर है कि आपसे किसी को थ्रेट है या कुछ है, तो उसमें खोला जा सकता है सेक्शन 8(2) में। In case an applicant is not satisfied with the response of the first appeal, they can file a second appeal with how many days? तो ये मैंने आपको बताया था 90 days. Which of the following entities cannot file an RTI application? तो कोई फॉरेनर है वो नहीं एप्लीकेशन, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ओनली फॉर इंडियन है, ऊपर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। इसके बाद है एडवांस इंटरप्रिटेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई है, तो इसमें इंटरनल डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन नहीं होगा, फाइलिंग नोटिंग होगी, सर्कुलेशन नोटिफिकेशन होगा, रिकॉर्ड मेंटेन इन ऑफिशियल कैपेसिटी होगा, ये सारा हो सकता है। इफ़ एन आरटीआई एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड इन अ लैंग्वेज अननोन टू पीआईओ, द पीआईओ मस्ट ट्रांसलेट इट इनटू द नोन लैंग्वेज एट द पब्लिक ऑफ अथॉरिटी एक्सपेंस, तो जैसे कोई भी लैंग्वेज, जैसे वैसे अभी ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश मोस्टली चलती है, हिंदी भी चलती है, और जो हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं वो सब हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको नहीं ये चीज़ समझ में आती है तो वो लोग अप्लाई करते हैं अपनी लैंग्वेज को। Which provision mandates the maintenance computerization of record for easy access, तो ये सेक्शन 1/4/1A में है। द आरटीआई एक्ट अप्लाइज टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओनली व्हेन दे आर, तो ये है अभी ऊपर आपको जैसे मैंने समझाया था कि जो स्टेट होता है आर्टिकल 12 के अंदर, उसी के थ्रू जो फंडेड होता है उसी को वो सब्सटेंशियल फाइनेंस, मतलब वही जैसे कुछ एनजीओज होते हैं या कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्न होती है। इफ़ आरटीआई रिक्वेस्ट कंसर्न इंफॉर्मेशन ओल्डर देन 20 years, it can be disclosed unless
और तो ये इट रिलेट्स टू नेशनल इमरजेंसी, इट इज़ हेल्ड बाय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज, इट रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये सब में ही दे सकते हैं आपको। मैंने ऊपर बताया था एग्जामेशन कहाँ कहाँ है और किस किस चीज़ से है। तो यहाँ पे मैं 75 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया मैंने। अब इसके बाद से आप मुझे बताओ कि इसमें और क्या इम्प्रूव हो सकता है, और आप इन सब क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना और एग्ज़ाम के पहले, तो ही फिर आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब आप लोग मेरे चैनल को करो, क्योंकि इतना मेहनत से मैं ये बना रहा हूँ, तो उससे आपको ही फ़ायदा होगा। और बाकी आप मुझे बताना, तो उसके बाद से फिर मैं जैसे सब लोग बोलेंगे तो मैं टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करूँगा आप लोग को। और मैं रोज़ रेगुलर में को टॉपिक वाइज वीडियो बनाता रहूँगा, और फ्रीक्वेंसी में तभी तेज़ करूँगा जब मुझे अंदर से मतलब आप लोग मोटिवेट करोगे, ये बताओगे कि हाँ कि जो मैं अभी जैसे मैं कर रहा हूँ या जो मेरा मटेरियल है वो आपके लिए सफिशिएंट है, और मुझे और कुछ प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आप लोग मुझे बताओगे। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कोई भी चीज़ बहुत टफ नहीं होती है। अब अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। हाँ, जो नंबर्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर ध्यान से देखना, और उसको एकदम ध्यान लगा के और उससे ही पढ़ाई करनी, क्योंकि वही आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जामिनेशन में। थ्योरी मोस्टली होता है कि आप कहीं ना कहीं से याद कर लेते हो, लेकिन जो नंबर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर गेम खेलते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, और जितना हो सके उतना आप सपोर्ट करो। और थैंक यू आज के लिए। आज का मेरा ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टाइम मैं एक और टॉपिक के साथ आऊँगा। आप लोग मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि आप लोग को क्या पढ़ना है, अभी क्या सबसे पहले आपका मेजर वो है, मतलब मेजर कंसर्न ऑफ सब्जेक्ट है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, और जितना आप कहोगे उतना अच्छे से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, थैंक यू, और अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और एकदम काम एंड कूलली पढ़ाई करते रहो आप।